हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया था चैप्टर फर्स्ट 10th की साइंस के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें हमने की थी। हमने ये देखा कि किसी भी मेटल पर, किसी भी नॉन मेटल पर, दैट मीन्स कि किसी एलिमेंट पर जो है वो चार्ज कैसे आता है, वो चार्ज जो है वो प्लस माइनस कब कंसीडर किया जाता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो कैसे हम उन पर चार्ज को लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या था। आफ्टर दैट हमने कुछ कंपाउंड्स पर कुछ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स पर हमने क्या देखा था कि चार्ज जो है वो कितना है, इसको हमने लिखा था। और आई होप आपने उसको याद किया होगा, ठीक है ना। वो जरूरी है याद रखना ये, कि ऐसा ना हो कि हम उसके बिना इसको कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज हम करने वाले थे जो हमारा चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड क्या है बच्चों, इक्वेशन, ठीक है ना, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन है क्या, सबसे बेसिक पार्ट है हमारा, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। हम ना हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते हैं जो हमारे बस के नहीं है। क्या बोला, जो हमारे बस के नहीं है, दैट मीन्स कि बस में कैसे नहीं है कि हम उनको नॉर्मल कंडीशन पर ना तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना फिर हम ये फॉर एग्जांपल मैं फैन का चलना बोल देता हूँ, जैसे मैं स्विच को क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस समझ में आता है कि यहाँ पर कोई एनर्जी था, स्विच को जैसे ही ऑन किया वो एनर्जी फ्लो किया, पंखे तक गया, उसमें मोटर था, रोटेट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मतलब इसका एक मैकेनिज्म, और ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसको मैं फिजिकली क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत इसको देख सकता हूँ। लेकिन अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, मैंने क्या किया, चाय को, जो चाय पत्ती होती है ना, उसको पानी में डाला, ठीक है ना, और पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या हुआ उसमें कि उसका टेस्ट चेंज हो गया, ऐसा क्या हुआ कि उसका कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, मान लिया कि सर आप बोल दोगे कि सर जो चाय पत्ती है ना, हमारी लीव जो है वो भी तो क्या है, ब्लैक से कलर के हैं, इसका मतलब पानी में उनका कलर चला गया। चलो मान लिया कि कलर चला गया, तो दूध मिल्क ऐड करते ही उसका कलर जो है वो ऐसा स्किनी टोन जो है वो क्यों बन जाता है ना। तो ये कुछ एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो नहीं समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ये बोलता हूँ, हम ना घरों के अंदर जो करते हैं ना, व्हाइट कलर की कड़ी जिसको बोलते हैं अपन, है ना, जो उसको क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, कभी टीचर्स ने आपको बताया होगा कि उसको क्विक लाइन बोलते हैं। हम क्या करते हैं, उसको ला करके ना पानी मटके के अंदर भिगो करके रखते हैं रात को, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर उसको डालते हैं, जो चूना होता है, सफेद चूना जिसको क्या बोलते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस सफेद चूने को, क्विक लाइन को किस में ऐड करते हैं, पानी के अंदर ऐड करते हैं ना, तो उसमें ना इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि पानी की ना भाप बन जाती है। दैट मींस कि लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या बनती है बेटा, वहां पे हीट बनती है, बहुत ज्यादा क्या बनती है, हीट बनती है। कुछ समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो हीट बना, तो मतलब ये फिर से क्या है, समझ से बाहर हो गया कि यार ये तो हम ना देख ही नहीं सकते कि वो हीट बना कैसे, तो क्वेश्चन बन गया। समझ रहे हो बात है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास क्या है, एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। मान लो आपके पास एसिड है, और एसिड में आपने जिंक, जानते हो ना, जिंक की पत्ती ले ली हुई है ना, मतलब इसकी जिंक मेटल की। आफ्टर दैट अगर वो नहीं है तो सिल्वर ले लिया, चलो आपने, ठीक है। और इन मेटल के अंदर किसी ना स्ट्रोंग से एसिड को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। एसिड तो जानते हो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो मिनरल एसिड है, H2SO4 दे रखा है आपके पास, मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड दे रखा है। आफ्टर दैट बहुत सारे एसिड हैं जिनके बारे में हम सेकंड चैप्टर में वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एसिड है आपके पास, उसमें आपने क्या कर दिया, किसी मेटल को ऐड कर दिया, तो क्या देखने को मिलता है कि वहां पर अपने आप में गैस बनती है। तो दिमाग तो खराब हो गया कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने किसी ठोस चीज को, दैट मींस कि किसी सॉलिड मेटल को ऐड किया है किसके अंदर, एक लिक्विड के अंदर, उसने क्या कर दिया, उसकी गैस बना दी। कैसे हो सकता है सर, ये है ना, बात सोचने वाली है ना। तो ये जितनी भी चीजें है ना जो हमारी समझ के बाहर होती है, वो हमारे क्लासरूम में समझ से बाहर हो सकती है, लेकिन लैब के अंदर नहीं हो सकती। समझ में आई बात है, मतलब कि जो केमिकल चेंज है, जो केमिकल रिएक्शंस है ना, वो इन रियल प्रैक्टिकली समझना पड़ता है हमको, हमें उनको करके ही देखना पड़ता है, तभी हम बोल सकते हैं। या तो दो बातें हैं कि या तो मैंने क्या बोला कि a प्लस में b इक्वल टू सी, याद कर लो, a प्लस में b इक्वल टू 2 किसके होता है, c के होता है। या फिर समझो कि जब a और b को मिलाया गया तो c बना क्यों, है ना, वो क्या चेंजेस हैं। और यही जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, a प्लस में b इक्वल किसके आता है, c के, इसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात ये, तो करें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमने ना एक केस में देखा कि सर इसमें हीट निकला, मान लिया कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हीट निकलती है। एक में देखा कि सर इवोल्यूशन ऑफ किसका होता है,
गैस होता है। एक में मैंने कलर को चेंज होते देखा था चाय के केस में, है ना। एक में मैंने स्टेट को चेंज होते देखा, सॉलिड लिक्विड मिलकर के किसको बना रहे थे, गैस बना रहे थे। ये स्टेट होती है ना मैटर की। मैटर जो है वो 3 टाइप का है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, या फिर क्या होता है बच्चों, गैस होता है। हमने तो सॉलिड और लिक्विड को मिलाया और उससे बना क्या, गैसियस फॉर्म बन गया। तो बात ये है कि सर केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन इन रियल एलिमेंट्स के, एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के। 9th क्लास याद होगा कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, बदलाव, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, ऑफ एटम्स या फिर किसका बेटा, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स का। फ्रॉम वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज में बदलना। या फिर केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है किसके अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। मतलब समझो, पहली चीज मैंने ये बोला कि अगर मैं क्या करता हूं, कॉपर प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जिंक प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं लिखूं तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड, प्लस में क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या था, ये एक एलिमेंट है, ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, दोनों को मैंने मिलाया और दोनों को मिलाने से मुझे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन मिल गया। क्लियर है बात है। इसका मतलब यहां क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, है ना। या फिर ये बोल देते हैं कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी एक नई फॉर्म में आ गए। जैसे ये जो एलिमेंट था, इसने क्लोरीन के साथ क्या कर लिया, कोई बॉन्ड सा बना लिया, उसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। किससे बेटा, किसी एक टाइप की चीज से किसी दूसरे टाइप की चीज में बदलना क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। या फिर मैं ये बोलूं कि जैसे चाय वाला गैस लिया था हमने, उसके अंदर क्या था, उसमें ये था कि उससे पहले तो वहां पर क्या था, आपके पास पानी था, मतलब H2O था। उसमें आपने क्या किया था, चाय की पत्ती को ऐड किया था, ठीक है ना। बस सब्सटेंस जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, कलर्ड बन गया, ठीक है ना। पानी के और इन दोनों के कारण क्या हुआ, क्या टेस्ट में कोई चेंज आया, बिल्कुल आया। क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब अब जो चाय बनी है उसके अंदर कुछ तो क्वालिटीज हैं जो किस, मतलब कुछ तो अलग क्वालिटीज आई हैं, जिससे H2O से, है ना। मतलब इन दोनों चीजों से क्या बना, कलर्ड सब्सटेंस बना। या कोई चीज बनी जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जिसकी गुण क्या है, थोड़े बहुत अलग हैं। किनसे अलग हैं, जो जिनसे मिलकर के वो बने हैं। दैट मींस कि एक ऐसा केमिकल चेंज आया है प्रॉपर्टीज में, उसे क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर, समझ रहे हो ना बातें। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जब भी आप किन्हीं दो केमिकल्स को एक दूसरे के अंदर ऐड करते हो, या दो केमिकल्स को, 3 केमिकल्स को, 5 केमिकल्स को, दैट मींस कि व्हेन एवर केमिकल्स आर रिएक्टेड, कि जब भी केमिकल्स को क्या किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, दे ट्रांसफॉर्म देयर फॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो क्या कर लेते हैं, अपनी फॉर्म्स को बदल लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। समझ लो बात है, उसे क्या कहते हैं आप, केमिकल रिएक्शन। Whenever any chemical reaction take place, जब भी क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। Whenever कोई रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो एक बात तो ये देखो कि जो केमिकल रिएक्शन है वो है क्या, इसकी डेफिनेशन लिखो आप। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है लिखिए, उसे साथ के साथ नोट करते रहना, इसके नोट्स भी बनाते रहना। केमिकल रिएक्शन it is the process, or it is the rearrangement it is the rearrangement in the chemical substances, in the atoms or molecules लिखिए आप, in the atoms और या फिर molecules। मतलब कि ये क्या है, रीअरेंजमेंट है किसी भी केमिकल सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। इट इज द रीअरेंजमेंट इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, ऑफ ए केमिकल
सब्सटेंस, मतलब कि जब वो केमिकल सब्सटेंस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, खुद को रीअरेंज कर लेते हैं ना, तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। और क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शन इज दैट, केमिकल रिएक्शन वो है इन विच द केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना, दैट मीन्स रिएक्टेंट, जो केमिकल सब्सटेंस जो स्टार्टिंग में होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, रिएक्ट्स विद ईच अदर, रिएक्ट्स टू फॉर्म, रिएक्ट करते हैं क्या करने के लिए, टू फॉर्म ए न्यू केमिकल सब्सटेंस, एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाने के लिए। क्या लिखा हमने कि एक केमिकल रिएक्शन इज दैट इन विच, जिसके अंदर द केमिकल सब्सटेंस, कि एक केमिकल सब्सटेंस है आपके पास, है ना, जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है टू फॉर्म ए केमिकल सब्सटेंस, एक अनदर, टू फॉर्म अनदर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना, एक दूसरा क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस बनाने में क्या करता है, बनाता है, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, बाय किसके द्वारा, बाय रीअरेंजिंग दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब अपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करके वो क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2 आपके पास क्या है, गैस है, यहीं पर आपके पास O2 भी मान लीजिए, Cl2 ले लिया, चलो क्लोरीन भी क्या है बच्चों, गैस है, और दोनों मिल करके क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, जो एक एक्वस या लिक्विड फॉर्म में आपको मिलने वाला था, गैसियस फॉर्म ही ले लो तो भी कोई ना। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, यहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, दोनों ने मिल करके क्या किया है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अलग ही मॉलिक्यूल जो है वो बनाया है। तो इसका मतलब यहाँ जो हुई है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है ना, और वाटर क्या क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, मतलब क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करते हो पानी के अंदर से, तो क्या होगा, वहां पर बनेगा आपके पास कौन सी, हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, लिबरेशन होगा, कौन सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनेगी। क्लियर है बात ये, तो ये आपके पास हालांकि रिएक्शन अलग है ये, ठीक है ना। बहुत सारी गैसेस है, हैबर प्रोसेस के बारे में बात कर लो, अगर हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में रखते हैं किसी कंडीशन पर, तो क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अगर रखा जाए तो वो अमोनिया गैस बना देते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं, अमोनिया, NH3 गैस बनाते हैं। तो इसका मतलब ये सारी क्या है, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। अब वो हो सकता है कि एक सब्सटेंस से 2 बने, या 2 से 1 बने, 3 से 4 बने, 4 से 5 बने, मैटर नहीं करता, लेकिन केमिकल चेंज आना जरूरी है, केमिकल सब्सटेंस का बनना जरूरी है। इन्हें क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमें समझने से पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि सिल्वर नाइट्रेट है। अब आपको पता होना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है, बनता क्या है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी चाहे ना पता हो, लेकिन कम से कम हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को लिखने के लिए हमें पहले यही तो पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हम हमारी 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में जो बेसिक कंपाउंड्स के क्या हैं, फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, बेसिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कैल्शियम सल्फेट, क्या बोल दिया हमने, कैल्शियम सल्फेट। तो क्या चाहिए, वही चीजें चाहिए जो कल बताई थी। क्या आपको याद आएगा कि सर कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्केलेटन फॉर्म क्या होता है, Ca। एलिमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन क्या है कैल्शियम का, Ca, कैल्शियम। सल्फेट क्या है सर, सल्फेट को तो क्या बोला जाता है, SO4 कहा जाता है। सल्फेट को क्या बोलते हैं, SO4। मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट लिखो,
लेकिन आपने देखा कि कैल्शियम तो Ca है, सल्फेट क्या है, SO4 है। तो आपने कहा कि सर हमने ना इसको लिख दिया CaSO4, लेकिन क्या जरूरी है क्या कि हर बार ऐसा ही जुड़े? फार्मूला देखो एक, हमने बोला फेरिक क्लोराइड, क्या बोल दिया बच्चों, या जिंक क्लोराइड, आसान है ना थोड़ा, आपने बोल दिया कि जिंक क्लोराइड है। अगला एग्जांपल क्या है आपके पास, जिंक क्लोराइड। अब थोड़ा थोड़ा नाम से पता चला कि सर जिंक तो Zn होता है, क्लोराइड क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है, जो क्या होता है, Cl होता है। तो क्या इसका मतलब इस बार जिंक क्लोराइड का फार्मूला ZnCl होगा? होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? देखो हमने कल किया कि कैल्शियम सल्फेट कब बनेगा, जब कैल्शियम और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, या तो लिए जाएंगे और या किसी एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। और कैल्शियम हमें पता है क्या होता है, पॉजिटिव 2 चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। सल्फेट क्या होता है बच्चों, -2 चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 2। तो क्या इनकी जो चार्जेस हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या वो इक्वल है? बिल्कुल, मतलब एक कैल्शियम जितने इलेक्ट्रॉन देता है, अकेला एक सल्फेट उतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब एक ही कैल्शियम चाहिए एक सल्फेट को। क्लियर? लेकिन जिंक के और क्लोरीन के केस में मैंने बताया था कि क्लोरीन पर जो चार्ज है वो कितना है, -1 है। जिंक पर जो चार्ज है बच्चों वो कितना है, +2 है। इसका मतलब क्या कि एक जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अकेला एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, 1 को। लेकिन मुझे तो कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं किसी को, 2। तो मतलब कितने क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने वाले, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन को लिया जा सके। इसका मतलब अकेला जिंक कितने क्लोरीन से जुड़ेगा, 2 से। अच्छा ये भी याद रखना कि जब भी एब्रिविएशन दिए जाते हैं ना इनके आगे, तो वो 2, 3, 4, 5 यहाँ लिखे जाते हैं, यहाँ नहीं लिखे जाते। ठीक है ना? वो क्या बनेगा आपके पास, जिंक क्लोराइड का फार्मूला क्या बन गया, ZnCl2। क्लियर है बच्चों बातें? फॉर एग्जांपल एक और ले लो, हमने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बोल दिया हमने, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखिए। अब याद आया कि सर एल्यूमिनियम तो Al होता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl होता है। एल्यूमिनियम पर चार्ज याद रखना पड़ेगा कितना, +3 होता है। क्लोरीन पर चार्ज कितना, -1 होता है। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितने क्लोरीन चाहिए, 3 क्लोरीन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। मतलब फार्मूला क्या बनेगा, AlCl3। समझ में आई बात? ये हो रहा है ना अब तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बोल दिया जाता कि मान लीजिए आपको सिल्वर नाइट्रेट बनाना है, क्या बनाना था, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करना है, तो याद आया कि सर सिल्वर तो क्या है, फार्मूला Ag होता है, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव का 1, नहीं दिखाया था तो नोट कर लेना। नाइट्रेट क्या होता है, NO3, चार्ज क्या होता है, -1। एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन देता है, एक नाइट्रेट क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। फार्मूला क्या बन गया, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो गया, AgNO3। क्लियर है ना? फॉर एग्जांपल एक और ले लिया हमने, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या कर लिया हमने, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या करना है, फॉर्मेशन, चार्ज इक्वल करना था, बस बात इतनी सी थी। तो देखो एल्यूमिनियम Al होता है +3, सल्फेट क्या होता है, SO4 नेगेटिव। यहाँ +3 है, यहाँ 2 है, कैसे इक्वल करें सर? क्यों ना ऐसा करें कि एल्यूमिनियम तो कितने ले लें, 2, और सल्फेट कितने ले लें, 3। तो क्या होगा, 2 3 6। मतलब ये एक बंदा अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक सल्फेट अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एक एल्यूमिनियम, सॉरी कितने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमें 2 लेने पड़ेंगे, और सल्फेट SO4 पूरे हमें कितने लेने पड़ेंगे, 3। तो मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Al2SO4 क्या होगा आपके पास, 3 होगा। क्लियर? समझ रहे हो ना बात? ये तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, वो बेसिक कंपाउंड्स बनाने के, मॉलिक्यूल्स के क्या हैं, तरीके हैं। ठीक है, तो अब ना मैं नाम बोलता रहूंगा, आप अपनी बुक के अंदर वो नाम लिख लेना, मैं फार्मूला बोल लिख रहा हूँ सीधा, जिसका भी नाम बोलूँ आप साथ में उसको नोट करते रहना।
जैसे अगर हमें कहे जिंक सल्फेट का, तो Zn2 पॉजिटिव सल्फेट क्या होता है 2 नेगेटिव, मतलब जिंक सल्फेट क्या बनेगा आपके पास ZnSO4, ठीक है ना। अगर आपको कहे कॉपर सल्फेट, तो Cu होता है 2 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है बच्चों 2 नेगेटिव, मतलब क्या बनेगा आपके पास SO4, CuSO4। ये सिर्फ मैं वो करवा रहा हूं जो आपकी बुक में है। ये आपके पास फेरस है, ये आपके पास क्या है फेरस में सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई 2 3 से मल्टीप्लाई, मतलब फार्मूला क्या Fe2SO4 3। अच्छा ये याद रखना कि अगर फेरस ने 3, इसने आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं बच्चों, इसका नाम होता है फेरिक, और अगर दे रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका नाम होता है फेरस, ठीक है ना। फेरिक एंड फेरस FeRROUS, ठीक है ना। अगर इसके साथ सल्फेट होता तो ये क्या करता FeSO4, जो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजनल इसके फेरस सल्फेट, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, मान लो कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में कार्बोनेट 2 नेगेटिव, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस में क्या क्लोरीन Cl नेगेटिव, मतलब 3 लेने पड़ेंगे, मतलब AlCl3, Zn2 पॉजिटिव प्लस में मान लो ब्रोमीन है 2 नेगेटिव होता है, तो ब्रोमीन क्या होगा ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड, समझ रहे हो बात ये। अगर कोई हाइड्रोजन गैस बोल दे H2 होता है, अगर ऑक्सीजन गैस बोल दे O2 होता है, अगर हीलियम बोल दे तो सीधा He लिया जाता है। ये एलिमेंट्री स्टेट है उनकी, ठीक है ना। मैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में जिक्र कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि ये काम आएगा हमारे अभी। हमने H2O2 हीलियम, उसके बाद किसके बारे में क्लोरीन गैस का फार्मूला Cl2 होता है। इसके बाद अगर हमें बोला गया है बच्चों नाइट्रोजन के बारे में, क्या होता है N2 होता है, ब्रोमीन क्या होता है हमारे पास Br2 लिया जाता है। ये नॉर्मल उनकी एलिमेंट्री स्टेट है, जिनको डायामर के नाम से जानते हैं, दो जुड़े हैं इसलिए, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर आपको कहता कि फॉर्मेशन, अब तो कर सकते हो वैसे आप, ये कुछ बेसिक कंपाउंड्स के बारे में था, लेकिन अब तो हो सकते हैं क्योंकि बड़े ही इजी आने वाले हैं हमारे पास। क्योंकि अगर आपको बेसिक तरीका पता है ना बेटा, अगर आपको उनके ऊपर चार्जेस पता है, ये पता है कि उनके एब्रीविएशन क्या है, वो तो मैंने कल आपको दिखाए थे कि सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इनको किनको क्या कहा जाता है, इनके फार्मूले क्या थे, बस आप उतना याद कर लो और ये इतना पोर्शन समझ लो कि ये बनते कैसे, पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि बोल दो कि सर ये क्या जरूरी है, मतलब ऐसा समझना कोई जरूर थोड़ी है, ना तो हमारी बुक में ना कोई और, तो बताऊं क्या होगा, टाइम मतलब आएगा जब आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा कि हाउ डू द सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद द जिंक मेटल। अब सिल्वर नाइट्रेट ही नहीं पता होगा तो जिंक मेटल के साथ रिएक्शन क्या करवाएंगे हम, समझ रहे हो। मतलब हमें चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ केमिस्ट्री के जितने चैप्टर है ना, सभी में हमें क्या होना चाहिए, इस केमिकल्स के कंपाउंड्स के जो है वो फार्मूलाज को पता होना चाहिए, उनको लिखा कैसे जाता है। स्केलेटन तभी बना पाएंगे हम, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम तभी कर पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही है कि मैं ना बस ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके ना बस चैप्टर को स्टार्ट कर लो, ताकि फास्टली तो हम काम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, और मैं ये नहीं चाहता कि आप भी ये कहने लग जाओ कि सर केमिस्ट्री तो टफ है। ठीक है, मानते हैं बात लॉजिकल है, मैंने बताई थी बात ये कि उनकी जितनी लॉजिकल बातें नहीं है इसके अंदर, कुछ एक्सेप्शन ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि टफ है, आसान है, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू, आप ये करना, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाना बेटा इनके जो भी है, फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट जितना भी हम करने वाले हैं, जितना भी हम करेंगे, साथ के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो भी हम लिख रहे हैं ना हर रोज, उसके नोट्स जरूर बना लेना आप। चलिए थैंक यू।